चलिए हम देखते हैं जीव विज्ञान के एनसीईआरटी क्लास 11 के 17 चैप्टर है। चैप्टर के नाम है गमन एवं संचलन के बारे में देखेंगे। इसके प्रश्न देखें तो कंकाल पेशी के एक सार्कोमीयर का चित्र बनाए और विभिन्न भागों को चिन्हित करें। उसके बाद है पेशी संकुचन के षट्पी तंतु सिद्धांत को परिभाषित करें। उसके बाद है पेशी संकुचन के प्रमुख चरणों का वर्णन करें। उसके बाद सही और गलत के लिखें। तो इसमें क है एक्टिन पतले तंतु में स्थित होता है। रेखीय पेशी रेशे का एच क्षेत्र मोटे और पतले दोनों तंतुओं को प्रदर्शित करता है। मानव कंकाल में 2 से 6 अस्थियां होती है और मनुष्य में 11 जोड़ी पसलियां होती हैं। उसके बाद चाहे उपस्थित शरीर के अधर भाग में स्थित होती है। उसके बाद 5वां प्रश्न है कि इनके बीच अंतर बताइए। एक्टिन और मायोसिन में, लाल और श्वेत पेशियां में, अंश एवं श्रोणि मेखला में। उसके बाद यहाँ मिलान करने वाला है। उसके बाद 7वां प्रश्न है कि मानव शरीर की कोशिकाओं द्वारा प्रदर्शित विभिन्न गतियाँ कौन सी है। 8वां है कि आप किस प्रकार के एक कंकाल पेशी और हृदय पेशी में विभेद करेंगे। उसके बाद निम्नलिखित जोड़े का प्रकार बनाइए। एटलस और अक्ष में, अंगूठे कार्पल या मोटा कार्पल में, एनुफेलेजेज के बीच में, फीमर या एसिटेबुलम के बीच में। उसके बाद कपालीय अस्थियों के बीच में और श्रोणि मेखला की प्यूबिक अस्थियों के बीच में। उसके बाद टॉपिक पर आते हैं गमन एवं संचलन में। इसमें हम देखेंगे गति के प्रकार, पेशी के बारे में, कंकाल तंत्र और संधियां या जोड़े, और उसके बाद पेशी और कंकाल तंत्र के विकार के बारे में पढ़ेंगे। संचलन जीवों की एक महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं और जंतुओं एवं पादपों के अनेक तरह के संचलन होते हैं। अमीबा सदृश एक कोशिका जीव में जीव द्रव्य का प्रवाही संचलन इसका एक साधारण रूप है। कई जीव पक्षमाभ, कशाभ और स्पर्श द्वारा संचालित दर्शाते हैं। मनुष्य अपने पाद, जबड़े, पलक, जिह्वा आदि को गतिशील कर सकता है। कुछ संचालनों में स्थान या अवस्थित परिवर्तन होते हैं। ऐसे ऐच्छिक संचालनों को गमन कहते हैं। टहलना, दौड़ना, चढ़ना, उड़ना, तैरना आदि सभी गमन या संचलन के ही कुछ रूप हैं। चलन संरचनाओं का अन्य प्रकार की गति में संलग्न संरचनाओं से भिन्न होना आवश्यक नहीं है। उदाहरण के लिए पैरामेशियम में पक्षमाभ भोजन की कोशिका ग्रसनी में प्रवाह और चलन दोनों कार्य करते हैं। हाइड्रा अपने स्पर्श से शिकार पकड़ने और चलन दोनों के लिए प्रयोग करता है। हम अपने पाद शरीर की मुद्रा बदलने के लिए प्रयोग में लाते हैं और चलन के लिए भी लाते हैं। उपयुक्त परीक्षणों से संकेत मिलता है कि गति और चलन का पृथक रूप से अध्ययन नहीं किया जा सकता। दोनों के संबंध को इस उक्ति के समाहित किया जा सकता है कि सभी चलन गति होते हैं, लेकिन सभी गति चलन नहीं होते। जंतुओं के चलन के तरीके परिस्थितियों की मांग और आवास के अनुरूप बदलते हैं। फिर भी चलन की क्रियाएं प्रायः भोजन, आश्रय, साथी अनुकूलन, प्रजनन स्थल अनुकूलन, प्राकृतिक स्थिति की तलाश या शत्रु या भक्षियों से पलायन के लिए की जाती है। गति का प्रकार देखें। मानव शरीर की कोशिकाएं मुख्यतः 3 प्रकार की एक गति दर्शाती है। यह अमीबीय, पक्षमाभी और पेशीय। आपने अध्याय 8 में पढ़ा है कि पक्षमाभ एक काशामेका कोशिका झिल्ली की अपवृद्धि है। काशामेका गति शुक्राणुओं को तैरने में सहायता करती है। स्पंज के नाल तंत्र में जल संरचनाएं को बनाए रखती है तथा युगलीना जैसे प्रोटोजोआ में चलन का कार्य करती है। हमारे शरीर में कुछ विशिष्ट कोशिकाएं जैसे महाभक्षकाणु और श्वेताणु रुधिर में अमीबीय गति प्रदर्शित करते हैं। यह क्रिया जीव द्रव्य की प्रवाही गति द्वारा कुक्कुट पाद बनाकर भी की जाती है, यानी अमीबा सदृश। कोशिका कंकाल तंत्र जैसे सूक्ष्म तंतु भी अमीबीय गति में सहयोगी होते हैं। हमारे अधिकांश नलिकाकार अंगों में जो पक्षमाग उपभीति से आस्थारित होते हैं, पक्षमाभ गति होती है। श्वास नली में पक्षमाभों की समन्वित गति में वायुमंडलीय वायु के साथ प्रवेश करने वाले धूल कणों एवं बाह्य पदार्थों को हटाने में मदद मिलती है। मादा प्रजनन मार्ग में डिंब का परिवहन पक्षमाभ गति की सहायता से ही होती है। हमारे पादों, जबड़ों, जिह्वा आदि की गति के लिए पेशीय गति आवश्यक है। पेशियों के संकोचन के गुण का प्रभावी उपयोग मनुष्य और
और अधिकांश बहुकोशिकीय जीवों के चलन और अन्य प्रकार की गतियों में होती है। चलन के लिए पेशीय, कंकाल और तंत्रिका तंत्र की प्रमुख समन्वित क्रिया की आवश्यकता होती है। इस अध्याय में आप पेशियों के प्रकार, उनकी संरचना, उनके संकुचन की क्रियाविधि और कंकाल तंत्र के महत्वपूर्ण पहलू के बारे में जानेंगे। पेशी के बारे में देखते हैं। पेशी एक विशेष प्रकार के ऊतक है जिसकी उत्पत्ति अध्ययन स्तर से होती है और यह एक वयस्क मनुष्य के शरीर में भार का 40 से 50% हिस्सा पेशियों का होता है। इनके कई विशेष गुण होते हैं जैसे उत्तेजनशीलता, संकुचनशीलता, प्रसार्य एवं प्रत्यास्थता। पेशियों की भिन्न भिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है जैसे स्थापन, रंग, रूप और उनकी क्रिया की नियमन पद्धति। स्थापना के आधार पर 3 प्रकार की पेशियां पाई जाती है: कंकाल, अंतरंग और हृदय। कंकालीय पेशियां शारीरिक कंकाल अवयव के निकट संपर्क में होती है। सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर इनमें धारियां दिखती है, अतः इन्हें रेखित पेशी कहते हैं। चूंकि इनकी क्रियाओं का तंत्रिका तंत्र द्वारा ऐच्छिक नियंत्रण होता है, अतः इन्हें ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं। ये मुख्य रूप से चलन क्रिया और शारीरिक मुद्रा बदलने में सहायता होती है। अंतरंग पेशियां शरीर के खोखले अंतरंग अंगों जैसे आहार नाल, जनन मार्ग आदि के भीतरी भित्ति में स्थिर होती है। ये अरेखित और चिकनी दिखती है, अतः इन्हें चिकनी पेशियां यानी अरेखित पेशियां भी कहते हैं। और इनकी क्रिया तंत्रिका तंत्र के अच्छे नियंत्रण में होती है, इसलिए इसे अनैच्छिक पेशियां भी कहते हैं। ये पाचन मार्ग द्वारा भोजन और जनन मार्ग द्वारा युग्मक के अभिगमन में सहायता करती है यानी परिवहन में सहायता करती है। जैसे कि नाम से विदित है, हृदय पेशियां हृदय की पेशियां हैं। कई हृदय पेशियां कोशिकाएं हृदय पेशी के गठन के लिए शाश्वत रचना में एकत्रित होती है। रंग रूप के आधार पर हृदय पेशियां रेखित होती है। यह अनैच्छिक स्वभाव की होती है क्योंकि तंत्रिका तंत्र इनकी क्रियाओं को सीधे नियंत्रित नहीं करता। कंकाल पेशी की संरचना व संकुचन क्रियाविधि को समझने के लिए हम इसका विस्तार से परीक्षण करेंगे। हमारे शरीर में प्रत्येक संगठित कंकाल पेशी कई पेशी बंडलों या पोलिकाओं की बनी होती है जो संयुक्त रूप से कोलेजनी संयोगी ऊतक स्तर से घिरे रहती हैं, जिसे संपट कहते हैं। प्रत्येक पेशी बंडल में कई पेशी रेशे होते हैं और प्रत्येक पेशी रसा प्लाज्मा झिल्ली से स्थानांतरित होती है। आयुष्य को यहाँ चित्र 70.1 में दिया गया है। पेशी समूह तथा पेशी तंतु को दर्शाते हुए पेशी का अनुप्रस्थ काट यहाँ पर दिया गया है। तो प्रत्येक पेशी रेशा प्लाज्मा झिल्ली से स्थानित होती है जिसे हम सार्कोलेमा कहते हैं। पेशी रेशा का संकोशिका है क्योंकि पेशी रेशा एक संकोशिका है क्योंकि पेशी द्रव्य में कई केंद्रक होते हैं। अतः द्रव्य जलिका अर्थात पेशी रेशों के पेशी द्रव्य जलिका कैल्शियम आयनों का भंडार गृह है। पेशी रेशा की एक विशेषता पेशी द्रव्य में समानांतर रूप से व्यवस्थित उनके तंतुओं की उपस्थिति है जिससे पेशी तंतुक कहते हैं। और प्रत्येक पेशी तंतुक में क्रमवार गहरे और हल्के पट्ट होती है। और पेशी रेशक के विस्तृत अध्ययन में यह स्थापित कर दिया है कि इनका रेखित रूप 2 प्रमुख प्रोटीन एक्टिन और मायोसिन के विशेष प्रकार के वितरण के कारण होता है। हल्के बैंडों में एक्टिन होता है जिसे वन बैंड या समदैशिक बैंड कहते हैं, जबकि गहरे बैंडों को ए बैंड या विषमदैशिक बैंड कहते हैं जिसमें मायोसिन होता है। दोनों प्रोटीन छड़नुमा संरचनाओं में परस्पर समानांतर पेशी रेशक के अनुदैर्ध्य अक्ष के भी समानांतर अवस्थित होते हैं। एक्टिन तंतु मायोसिन तंतुओं की तुलना में पतले होते हैं, अतः इन्हें क्रमशः पतले एवं मोटे तंतु कहते हैं। प्रत्येक एक बैंड के मध्य में इसे द्विभाजित करने वाली एक प्रत्यस्थ रेखा होती है जिसे जेड रेखा कहते हैं। पतले तंतु जेड रेखा से दृढ़ता से जुड़े होते हैं। ए बैंड के मोटे तंतु ए बैंड के मध्य में एक पतली रेशेदार झिल्ली जिसे एम रेखा कहते हैं इसके द्वारा जोड़े जाते हैं। पेशी रेशों की पूरी लंबाई में ए और वन बैंड
एकांतर क्रम में व्यवस्थित होते हैं। दोनों अनुक्रमित जेड रेखा के बीच स्थित पेशी रेखा का भाग एक संकुचनकारी इकाई बनाता है, जिसे सार्कोमियर कहते हैं। विश्राम की अवस्था में पतले तंतुओं के सिरे दोनों ओर के मोटे तंतुओं के बीच के भाग को छोड़कर स्वतंत्र सिरों पर आच्छादित होते हैं, और यानी पतले तंतुओं के सिरे मोटे तंतुओं के सिरे के बीच में पाए जाते हैं, और मोटे तंतुओं का केंद्रीय भाग जो पतले तंतुओं से अतिच्छादित नहीं होते हैं वो एच क्षेत्र कहलाता है। उसके बाद संकुचनशील प्रोटीन की संरचना देखें तो प्रत्येक एक्टिन यानी पतले तंतु एक दूसरे में सर्पिल रूप से कुंडलित 2 एफ एक्टिनों का बना होता है। प्रत्येक एफ एक्टिन जी यानी गोलाकार एक्टिन इकाइयों का बहुलक है, और एक दूसरे प्रोटीन ट्रोपोमायोसिन के 2 तंतु एफ एक्टिन के निकट पूरी लंबाई में जाते हैं, और एक जटिल ट्रोपोनेल प्रोटीन और ट्रोपोमायोसिन पर नियत अंतराल पर पाई जाती है। विश्राम की अवस्था में ट्रोपोनिन की एक उप इकाई एक्टिन तंतुओं के मायोसिन के बनने वाले सक्रिय स्थानों को ढक सकती है। प्रत्येक मायोसिन यानी मोटे तंतु भी एक बहुलक प्रोटीन है। कई एकली प्रोटीन जिसे मेरोमायोसिन कहते हैं, और एक मोटा तंतु बनती है। प्रत्येक मेरोमायोसिन के 2 महत्वपूर्ण भाग होते हैं, एक छोटी भुजा सहित गोलाकार सिर तथा एक पूंछ होता है। सिर को भारी मेरोमायोसिन और पूंछ को हल्का मेरोमायोसिन कहते हैं। मेरोमायोसिन अवयव अर्थात सिर पर एक छोटी भुजा पर नियत दूरी तथा आपस में एक नियत दूरी नियत कोण पर ये तंतु पर बाहर की तरफ उभरते हैं, जिसे क्रॉस भुजा यानी क्रॉस आर्म कहते हैं। और गोलाकार सिर का एक सक्रिय एटीपी जे एंजाइम है, जिसमें एटीपी के बंधन स्थान पर एक्टिन के लिए सक्रिय स्थान होते हैं। उसके बाद देखिए पेशी संकोचन की क्रिया विधि देखें तो पेशी संकोचन की क्रिया विधि को सर्पी तंतु सिद्धांत द्वारा अच्छी तरह से समझाया जा सकता है, जिसके अनुसार पेशीय रेशों का संकोचन पतले तंतुओं के मोटे तंतुओं के ऊपर सरकने से होता है। केंद्रीय तंत्र की प्रत्येक तंत्रिका द्वारा एक संकेत प्रेषण से पेशी संकोचन का आरंभ होता है। एक प्रेरक न्यूरॉन तथा इससे पेशीय रेशे एक प्रेरक इकाई का गठन करते हैं। प्रत्येक तंत्री एक और पेशीय रेशा के सार्कोलेमा की संधि को तंत्रिका पेशीय संगम या प्रत्येक प्रेरक अयंत पट्टिका कहते हैं। इस संगम पर एक तंत्रिका संकेत पहुंचने से एक तंत्रिका संचालित मुक्त होती है, जो सार्कोलेमा में एक क्रिया विभव उत्पन्न करता है, और यह समस्त पेशी रेशे पर फैल जाता है, जिससे सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम आयन मुक्त होता है। कैल्शियम आयन स्तर में वृद्धि से एक्टिन तंतु का ट्रोपोनिन की उप इकाई में कैल्शियम बंध बनाना एक्टिन के ढके हुए सक्रिय स्थानों को खोल देता है। एटीपी के जल अपघटन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग कर मायोसिन शीर्ष एक्टिन के खुले सक्रिय स्थानों से क्रॉस सेतु बनाने के लिए बंध जाते हैं, और इस बंध से जुड़े एक्टिन तंतु एक बैंड के केंद्र की तरफ खींचते हैं, और एक एक्टिनों के जुड़े हुई ये रेखा भी अंदर की तरफ खींच जाती है, जिससे सार्कोमियर छोटा हो जाता है अर्थात संकुचित हो जाता है। ऊपर के चरणों से स्पष्ट है कि पेशी के छोटा होते इस समय अर्थात संकुचन के समय आई बैंडों की लंबाई कम हो जाती है, जबकि ए बैंडों की लंबाई जो कि त्यों ही रहती है, और P2 मुक्ततर मायोसिन विश्राम अवस्था में वापस चला जाता है। एक नए एटीपी के बंधने से एक क्रॉस सेतु टूटते हैं, और चित्र इसको 70.4 में दिया गया है। यहाँ पे मायोसिन शीर्ष एटीपी के अपघटित कर पेशी के ओर संकोचन के लिए क्रिया दोहराते हैं, किंतु तंत्रिका संवेगी के समाप्त हो जाने पर सार्कोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम द्वारा CA1 के अवशोषण से एक्टिन
स्थल पुनः ढक जाते हैं। इससे के फलस्वरूप जेड रेखाएं अपने मूल स्थान पर वापस हो जाती है, अर्थात शिथिलन हो जाती है। विभिन्न पेशियों में रेशों की प्रतिक्रिया अवधि में अंतर हो सकती है। पेशियों के बार बार उत्तेजित होने पर उनमें ग्लाइकोजन के अवायवीय विखंडन से लैक्टिक अम्ल का जमाव होने लगता है, जिससे थकाव होती है और पेशी में ऑक्सीजन भंडारित करने वाला लाल रंग का एक मायोग्लोबिन होता है। कुछ पेशियों में मायोग्लोबिन की मात्रा ज़्यादा होती है, जिससे वे लाल रंग के दिखते हैं और ऐसी पेशियों की लाल कोशिक पेशियाँ कहते हैं। और ऐसी पेशियों में माइटोकॉन्ड्रिया अधिक होती है, जो एटीपी के निर्माण हेतु उनमें भंडारित ऑक्सीजन की बड़ी मात्रा का उपयोग कर सकते हैं। इसलिए इस पेशियों को वायुजीवी पेशियाँ भी कहते हैं और कह सकते हैं। दूसरी तरफ कुछ पेशियों में मायोग्लोबिन की बहुत मात्रा कम होती पाई जाती है, जिसमें से वे हल्के रंग की अथवा श्वेत प्रतीत होती है। ये श्वेत पेशियाँ हैं और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया तो अल्पसंख्यक होती है, लेकिन पेशी द्रव्य जलिका अत्यधिक मात्रा में होती है और ये अवायवीय विधि द्वारा ऊर्जा प्राप्त करती है। कंकाल तंत्र देखें। कंकाल तंत्र में अस्थियों का एक ढांचा और उपस्थिति होती है। शरीर की गति में इस तंत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कल्पना कीजिए कि जब बिना जबरों के भोजन चर्वण करना पड़े और बिना पाद स्थितियों के टहलना हो, तो अस्थि एवं उपस्थीय विशेष प्रकार के संयोजी ऊतक हैं। मैट्रिक्स में लवणों की उपस्थिति से अस्थियां कठोर होती है, जबकि कोड्रोइटिन लवण उपस्थिति के मैट्रिक्स को अनन्य बनाते हैं। और मनुष्य में यह तंत्र 206 अस्थियों और कुछ उपस्थियों का बना होता है। इसे दो मुख्य समूह में बांटा जाता है, अक्षीय कंकाल एवं उपांगीय कंकाल। अक्षीय कंकाल में 80 अस्थियां होती है, जो शरीर के मुख्य अक्ष पर वितरित होती हैं। करोटी मेरुदंड उरोस्थी और पेशलियां अक्षीय कंकाल का गठन करती है। कोरोटी अस्थियों के दो समुच्चय कपालीय और अनानी से बना है, जिनका योग 22 है और कपालीय अस्थियों की संख्या 8 होती है। ये मस्तिष्क के लिए कठोर रक्तक्ष बाह्य आवरण कपाल की बनती है और अपनी भाग में 14 कंकालीय अवयव होती है, जो कोरोटी के सामने का भाग बनाते हैं और एक यू आकार की एकल अस्थि हाइओइड मुख्य गुहा के नीचे स्थित होता है। यह भी कपाल में ही सन्निहित है और प्रत्येक मध्य कर्ण में 3 छोटी अस्थियां होती है। 3 छोटी अस्थियां होती है और 3 वो है मेलियस, इनकस एवं स्टेपीज। इन्हें सामूहिक रूप से कर्ण अस्थियां कहते हैं। कपाल भाग के शुरुक दंड के अग्रभाग के स्थान 2 अनुकपाल अस्थिकंदों की सहायता से संधियोजन करता है और हमारा के शुरुक दंड क्रम में व्यवस्थित पृष्ठभाग में स्थित 26 इकाइयों का बना होता है, जिसे शुरुक कहते हैं। यह कपाल के आधार से निकाला और धर भाग का मुख्य ढांचा तैयार करता है। प्रत्येक के शुरुक के बीच एक भाग खोखला होती है और जिन्हें होकर मेरुरज्जु गुजरती है और प्रथम के शुरुक एटलस और यह अनुकपाल अस्थिकंदों के साथ संधियोजन करता है। के शुरुक दंड कपाल की ओर से प्रारंभ करने वाला ग्रीवा यानी 7 वक्षीय 12 कटी 5 त्रिक क्षेत्र में एक संयोजी और अनुत्रिक एक संयोजी के शुरुक में विभेदित होती है। ग्रीवा के शुरुक की संख्या मुख्य सहित लगभग सभी स्तनधारियों में 7 होती है और के शुरुक दंड में हेरु रज्जु की रक्षा करती है, सिर का आधार बनाते हैं और पसलियों तथा पीठ की पेशियों के संधि स्थल का निर्माण करते हैं। उर्वस्थी वक्ष की मध्य अधर रेखा पर स्थित एक चपटी अस्थि है। पसलियों की 12 जोड़ियां होती है, प्रत्येक पसली एक पतली ये चपटी स्थिति है और जो पृष्ठ भाग में के शुरुक दंड और अधर भाग में उरोस्थी के साथ जुड़ी होती है। इनके पृष्ठ सिरे पर 2 संधियोजन सतह होती है, जिनके कारण इसे दिशिरस्त भी कहते हैं। प्रथम 7 जोड़ी पसलियों को वास्तविक पसलियां कहते हैं। पृष्ठ में ये वक्षीय के शुरुकों और अधरीय भाग में उरोस्थी से कछाव उपस्थिति की सहायता से जुड़ी होती है। 8वीं 9वीं और 10वीं जोड़ी पसलियां उरोस्थी के साथ सीधे संधियोजित नहीं होती है, बल्कि कछाव उपस्थिति के सहयोग से 7वीं पसली से जुड़ जाती है और इन्हें
इन्हें वर्टिब्रोकाइंड्रल यानी कूट पसलियाँ कहते हैं। और पसलियों के अंतिम दो जोड़ियाँ यानी 11वीं और 12वीं अधर में जुड़ी हुई नहीं होती है, इसलिए इन्हें प्लावी पसलियाँ कहते हैं। वक्षीय के शुरू पसलियाँ और उरोस्थिर मिलकर पंजर की संरचना करते हैं। पादों की ही अस्थियां एक अपनी मेखला के साथ उपागीय कंकाल बनाती है। प्रत्येक पाद में 30 अस्थियां पाई जाती है। अग्रपाद यानी भुजा की अस्थियां, ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना, कार्पल यानी कलाई की अस्थियां संख्या इसकी 8 है। मोटा कार्पल्स यानी हथेली की अस्थियां इसकी संख्या 5 है। और फेलेजेंज यानी अंगुलियों की अस्थियां इसकी संख्या 14 है। यहाँ चित्र 17.9 में दिया गया है। और फीमर ये ऊर अस्थियां सबसे लंबी अस्थियां है। टिबिया और फिबुआ टार्सल यानी टखनों की अस्थियां इसकी संख्या 7 है। मोटाटर्स इसकी संख्या 5 है। और अंगुली अस्थियां फेलेजेंज और कप के आकार की एक अस्थि जिससे पटेला कहते हैं, घुटने की अधर की ओर से ढकती है। घुटना फलक है। और अंश और श्रोणी मेखला अस्थियां अक्षीय कंकाल तथा क्रमशः अग्र एवं पश्चिम पादों के बीच संधियोजन में सहायता करती है। प्रत्येक मेखला के 2 अर्ध भाग होते हैं। अंश मेखला के प्रत्येक अर्ध भाग में एक क्लेविकल एवं एक स्केपुला होते हैं। और स्केपुला वक्ष के पृष्ठभाग में दूसरे एवं सातवीं पसली के बीच स्थित एक बड़ी चिमटी त्रिभुजाकार स्थित होती है। इसके फूला के पश्चिम चपटे त्रिभुजाकार भाग में एक उभार यानी कंटक का विस्तृत चपटे प्रबंधन के रूप में होता है, जिसे एक्रोमीन कहते हैं। क्लेविकेल इसके साथ संधियोजन करते हैं। एक्रोमीन के नीचे एक अवनमन जिसे ग्लिनाइड गुहा कहते हैं। ह्यूमरस के शीर्ष के साथ कंधों को जोड़ बनाने के लिए संधियोजन करती है। और प्रत्येक क्लेविकल एक लंबी पतली अस्थि है जिसमें 2 वक्र पाए जाते हैं और इस अस्थि को सामान्यतः नुजत्रुक कहते हैं। मुरोखी मेखला में 2 श्रोणी अस्थियां होती है और प्रत्येक श्रोणी अस्थि 3 अस्थियों के संलग्न से बनी रहती होती है। और इलियम, स्चियम और पयूहबी इन अस्थियों के संयोजन स्थल पर एक गुहा एसिटेबुलम होती है जिसमें औरु अस्थि संधियोजन करती है। अधर भाग में श्रोणी मेखला के दोनों भाग मिलकर अनुपयूबिक संलयन बनाते हैं जिससे रेशेदार उपास्थि होती है। संधिया या जोड़ देखें तो संधिया या जोड़ हर प्रकार की गति के लिए आवश्यक है, जिनमें शरीर की अस्थियां सहयोगी होती है। चलन गति भी इसका अपवाद नहीं है। जोड़ अस्थियां अथवा एक अस्थि एक अनुपस्थि के बीच का संधि अस्थ है और जोड़ों द्वारा गति के लिए पेशी जनित बल का उपयोग किया जाता है। यहाँ जोड़ आलंब का कार्य करती है और इन जोड़े पर गति विभिन्न कारकों पर निर्भरता के कारण बनती है। जोड़ों को मुख्यतः 3 संरचनात्मक रूप में वर्गीकृत किया गया है, जैसे रेशीय उपस्थि युक्त और साइनोवियन यानी श्राव। रेशीय जोड़े किस प्रकार की गति नहीं करने देते। इस तरह के जोड़े द्वारा कपाल की चपटी अस्थियां जो घने रेशीय संयोजी उत्तक की सहायता से सीवन के रूप में कपाल बनाने के लिए संयोजी होती है। उपस्थि युक्त जोड़े में अस्थियां आपस में उपस्थि द्वारा जुड़ी होती है। केशुरुक दंड में 2 निकटवर्ती केशुरुक के बीच इसी प्रकार के जोड़ हैं जो सीमित गति होने देती है। और नुसाइनोवियर जोड़े की विशेषता 2 अस्थियों की संधियोजन सतहों के बीच तरल से भी नुसाइनोवियम गुहा की उपस्थिति है। और इस तरह की व्यवस्था में पर्याप्त गति संभव है और ये जोड़ चलन सहित कई तरह की गति में सहायता करते हैं। कंदूक खलिका संधि यानी ह्यूमरस और अंश मेखला के बीच, कब्जा संधि यानी घुटना संधि और धुराग्र संधि यानी पाइवट
अनुसंधि यानी एटलस अक्ष के बीच होती है, और विसर्पी संधि यानी ग्लाइडिंग और कार्पस के बीच होती है, और सैडल जोड़ ये अंगूठे के कार्पल और मेटा कार्पल के बीच होती है। इनके कुछ ये उदाहरण हैं। और पेशीय कंकाल तंत्र के विकार देखें, के पेशीय और कंकाल तंत्र के विकार के बारे में देखें। माइस्थेनिया ग्रेविन ये एक अनुस्वा प्रतीक्षा विकार जो तंत्रिका पेशी संधि को प्रभावित करता है। इसमें कमजोर और कंकालीय पेशियों का पक्षघात होता है। उसके बाद पेशीय दुष्पोषण, ये विकारों के कारण कंकाल पेशी का अनुक्रमित अपहास्य है। उसके बाद आपातनिका, ये शरीर में कैल्शियम आयनों की कमी से पेशी में तीव्र ऐंठन होती है इसमें। और उसके बाद संधि शोथ, ये जोड़ों की शोथ से होती है। और अस्थि सुपिस्ता, यह उम्र संबंधित विकार है जिसमें अस्थि के पदार्थों में कमी से अस्थि भंग की प्रबल संभावनाएं है। और एस्ट्रोजन स्तर में कभी इसका सामान्य कारक है। गाउट, ये जोड़ों में यूरिक अम्ल कणों के जमा होने के कारण जोड़ की थोप है। सारांश देखें तो गति सजीवों का एक आवश्यक विशेषता है। अजीव द्रव्य की प्रवाही गति, पक्षमाभी गति, पंखों आदि की गति प्राणियों द्वारा प्रदर्शित गतियों के कुछ उदाहरण हैं, कुछ रूप है ये। और ऐच्छिक गति, जिनमें प्राणियों में स्थान परिवर्तन होता है, चलन कहलाती है। प्राणी प्रायः भोजन, आश्रय, साथ ही प्रजनन स्थल अनुकूलन, प्राकृतिक स्थिति की तलाश या अपनी रक्षा के लिए चलते हैं। मनुष्य शरीर का कोशिका अमेवीय, पक्षमाभी और पेशीय गति दर्शाती है। चलन और अन्य प्रकार की गतियों के लिए समन्वित पेशीय क्रियाओं की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर में 3 प्रकार की पेशियां होती है। कंकाल पेशियां कंकाल अवयव से जुड़ी होती है और ये रेखित एवं ऐच्छिक स्वभाव की होती है। अंतरंग अंगों के भीति के स्थित अंतरंग पेशियां रेखीय एवं अनैच्छिक होती है। हृदय पेशियां हृदय की पेशियां हैं, वे रेखित, शाखित और अनैच्छिक होती है। पेशियों में उत्तेजनाशीलता, संकुचनशीलता, प्रसार्य और प्रत्यवस्था से गुण होती है। पेशी रेशे पेशी की शरीरीय इकाई है। प्रत्येक पेशी रेशे में कई समानांतर रूप से व्यवस्थित पेशी तंतु यानी मायोफाइब्रिल होते हैं, और प्रत्येक पेशी तंतु में कई क्रमवार व्यवस्थित क्रियात्मक इकाई सार्कोमियर होते हैं, और प्रत्येक सार्कोमियर के केंद्र में घने मायोसिन तंतुओं से बना ए बैंड और जेड रेखा के दोनों तरफ पतले एक्टिन तंतुओं से बने 2 अर्ध एक बैंड होते हैं। एक्टिन और मायोसिन संकोचनशील बहुलक प्रोटीन है। विश्राम की अवस्था में एक्टिन तंतु पर मायोसिन के लिए सक्रिय स्थान ट्रोपोनिल यानी प्रोटीन से ढके होते हैं। मायोसिन शीर्ष पर एटीपी बंध स्थल और एक्टिन के लिए सक्रिय स्थान होते हैं। पेशी रेशे में प्रत्येक तंत्रिका के संकेत से क्रिया विभव उत्पन्न होती है। इससे सार्कोप्लाज्मिक झिल्लिका कैल्शियम आयन को मुक्त करती है, और कैल्शियम आयन एक्टिन को मायोसिन के शीर्ष से कोर्स सेतु निर्माण हेतु सक्रिय होती है, और ये क्रॉस सेतु एक्टिन तंतुओं को खींचते हैं, जिससे एक्टिन तंतु मायोसिन तंतुओं पर सरकने लगते हैं और संकुचन होता है। तत्पश्चात कैल्शियम आयन सार्कोप्लाज्मिक झिल्लिका में वापस चले जाते हैं, जिससे एक्टिन निष्क्रिय हो जाते हैं और कोश सेतु टूट जाता है और पेशियां शिथिलित हो जाती है। बार बार उत्तेजित करने से पेशी में थकान हो जाती है और लाल रंग के मायोग्लोबिन वर्णक की मात्रा की उपस्थिति के आधार पर पेशियां लाल और श्वेत पेशी रेशे में वर्गीकृत हो जाती है। अस्थियां एवं उपस्थियां कंकाल तंत्र बनाते हैं। कंकाल तंत्र को अक्षीय और उपांगीय प्रकारों में विभाजित किया जाता है। करोटी के शुरू की दंड पसलियां और उरोस्थी अक्षीय कंकाल बनाते हैं। पाद अवस्थीय और मेखला उपांगीय कंकाल का गठन करती है। अस्थियों या अस्थि का उपस्थित के बीच 3 प्रकार के जोड़े पाए जाते हैं, और पेशरेशीय उपस्थिति युक्त और साइनोवियल जोड़े में पर्याप्त गति संभव है, और इसलिए ये चलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।